हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। लास्ट टाइम पर चैप्टर स्टार्ट किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उस चैप्टर में हमने आपको बताया था कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, उसके अलावा कई सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बात करी थी, जैसे नेचुरल था, वेरियर था, केमिकल था और भी बहुत सारे थे। आज हम बात करेंगे एक एक करके इन मेथड की। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। हम इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले चुके हैं, आज उसको डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करें बच्चों, चलिए। नेचुरल मेथड्स, देयर आर 3 नेचुरल मेथड्स फाउंड। वन इज रिदम मेथड और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, नेक्स्ट विड्रॉल मेथड और क्वाइटस इंटरप्टस, एंड लास्ट वन लैक्टेशन एमेनोरिया। दीज आर द 3 नेचुरल मेथड्स। इनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद रिदम मेथड और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। चलिए, जब हम रिदम मेथड और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर पीरियड में सेक्स को अवॉइड करते हैं। मतलब इस मेथड का मतलब है एक पर्टिकुलर पीरियड में हम सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करेंगे, उस समय पर हम सेक्स नहीं करेंगे। अब ये पर्टिकुलर पीरियड किसके अकॉर्डिंग काउंट हो रहा है और कौन सा है? देखिए, फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है और उस रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। 28 डेज की होती है, इस वजह से उसको मंथली साइकिल भी कहते हैं। एवरी मंथ फीमेल में आती है। तो वो जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की, उसके 10th डे से लेकर 17th डे, कब से? 10th डे से 17th डे के बीच में हम इंटरकोर्स अवॉइड करेंगे, सेक्स उस समय पर नहीं करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से हम प्रेगनेंसी को होने से अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा कैसे? ये क्या तरीका हुआ? इस समय नहीं करेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी? यस, एक चांस है प्रेगनेंसी ना हो। कैसे? वो देखिए। होता क्या है कि 10 से 17th डे के बीच में ही एक टाइम ऐसा आता है जब ओवम तैयार होता है ओ स्पर्म को रिसीव करने के लिए। मतलब 10th डे से 17th डे के बीच में एक टाइम ऐसा होता है जिसे हम बोलते हैं फर्टिलिटी पीरियड या अनसेफ पीरियड। क्यों अनसेफ है? क्योंकि इस समय पर इस ओवम रेडी है टू कम इन कॉन्टेक्ट विद स्पर्म एंड फ्यूज टुगेदर। ठीक, वो उसके कांटेक्ट में आने के लिए तैयार है, वो दोनों फ्यूज होने को तैयार है। जैसे ही वो दोनों फ्यूज होंगे जाइगोट बनेगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब बात आती है वो दिन क्या है, वो फर्टिलिटी पीरियड होता कौन सा है? देखिए, एक प्रोसेस होता है, उसका नाम होता है ओव्यूलेशन। अब मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ ओव्यूलेशन, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये मैं एक बना के दिखा रहा हूँ ओवरी। ये फीमेल की ओवरी है। फीमेल की ओवरी में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम होता है MGF। कई सारी लेयर्स होती हैं, इसका नाम होता है MGF। पूरा नाम होता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम होता है सेकेंडरी oocyte। क्या नाम है मेरे बच्चों? तो आप बताओगे सर इसका नाम होता है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज की, उसके मिड में, अप्रॉक्स बात हो रही है, 100% नहीं, ठीक है। तो वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज की, उसके मिड में, मतलब अप्रॉक्स 14th डे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है। मतलब जो सेकेंडरी oocyte ओवरी के अंदर है वो यहां से बाहर आ जाएगा बॉडी कैविटी के अंदर। ठीक है, फिर से सुनिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में या 14th डे पर MGF रप्चर होगा, ओवरी की वॉल रप्चर होगी और सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। इस सेकेंडरी oocyte के बाहर आने को बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज ओव्यूलेशन, तो आप बताओगे द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इट occurs at 14th day or mid of the menstrual cycle। ठीक, it occurs under the influence of LH। LH मतलब LH मीन होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स समझ चुके हैं।
फर्स्ट पॉइंट ओव्यूलेशन का क्या है कि सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर आ रहा है। सेकेंड पॉइंट ये कब आ रहा है, तो आप बताओगे मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल और 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। थर्ड पॉइंट, जब ये बाहर आ रहा है तो ये क्या किसी हार्मोन के इन्फ्लुएंस पे आ रहा है, तो आप बताओगे डेफिनेटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट मीन LH। फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं LH कहां से आता है, कौन बनाता है इस LH को, तो आप बताओगे LH secreted from the pituitary gland which is present in our brain। हमारे ब्रेन में एक छोटी सी ग्लैंड है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वही पिट्यूटरी ग्लैंड मेरे बच्चों, वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड मेरे बच्चों हार्मोन बनाती है LH, और वो यहाँ ओवरी पे काम करता है। ठीक है, तो समझो मेरी बात, मैं कहना चाह रहा हूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में या 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है। जब वो ओव्यूलेशन होता है तो उस समय पर सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। ये फैलोपियन ट्यूब कहाँ होती है, फीमेल के यूट्रस से जुड़ी होती है। फीमेल के यूट्रस से जुड़ी है फैलोपियन ट्यूब, उस फैलोपियन ट्यूब में 14th डे पर कौन पहुंच जाएगा, सेकेंडरी oocyte, और ये वहां पर 24 से 48, वैसे तो देखो 24 है लेकिन बुक्स दोनों कंसीडर करती हैं, 24 से 14th डे तक ये सेकेंडरी oocyte वहां पर रेस्ट करता है, स्पर्म का वेट करता है। अगर उस ड्यूरेशन में स्पर्म आ गया तो यहां पर फ्यूजन हो जाएगा, इनका जाइगोट बन जाएगा, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं जब ये फैलोपियन ट्यूब में होगा तो वो अनसेफ पीरियड है, वो फर्टिलिटी पीरियड है, तो कपल शुड अवॉइड सेक्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। क्लियर बात समझ में आ गई? तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, क्या बताया, कपल को 10 से 17 डे के बीच में सेक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी टाइम के बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, ओव्यूलेशन होगा, और उस समय पर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत हाई होते हैं, मतलब चांस ऑफ प्रेगनेंसी कंसेप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब वही वाली बात मैंने क्या बताई, रफली अबाउट मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ओव्यूलेशन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओव्यूलेशन के टाइम को पहचानने का एक तरीका क्या है कि उस समय पर फीमेल का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो जाता है। जैसे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 98.6 फ़ारेनहाइट, लेकिन ओव्यूलेशन के टाइम पर वो टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आता है बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल क्या है हमारी बॉडी का, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 में लिख देता हूँ, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट, ये क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है हमारी बॉडी का। इससे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाता है एट द टाइम ओव्यूलेशन। इसके लिए टेस्ट भी होता है, ओव्यूलेटरी टेस्ट होते हैं। ठीक है, अब यहीं से रिलेटेड, अब जब यहाँ तक पहुँच गया तो एक दो बातें और बता देता हूँ। क्वेश्चन आता है MGF से जब सेकेंडरी oocyte बाहर आता है तो कहाँ जाता है, तो यहाँ से बाहर आके आता है बॉडी कैविटी में। हमारी बॉडी कैविटी क्या बोलते हैं, सीलोम। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, सीलोम। तो यहाँ से बाहर आके बॉडी कैविटी में पहुँचेगा, तो इसको हम बोलेंगे सीलोमिक एग। क्या बोलेंगे, सीलोमिक एग। एंड आफ्टर दैट वो फैलोपियन ट्यूब में पहुँचेगा। जब ये सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है तो इसके पास आता है स्पर्म, स्पर्म इससे टकराता है और ये सेकेंडरी oocyte ओवम में बदल जाता है। फिर ये ओवम ये स्पर्म फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो मेथड समझ में आया। फर्स्ट नेचुरल मेथड क्या था, रिदम मेथड, यानी कि एक रिदम में काम हो रहा है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एक पीरियड में हम अवॉइड करेंगे सेक्स को। तो आप आंसर क्या बताओगे, इन दिस पीरियड कपल शुड अवॉइड सेक्स और इंटरकोर्स फ्रॉम 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, उसके बाद सारे रीजन मैंने आपको बताई दिए, क्या कि एट द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल और 14th डे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। इस समय पर टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज होता है। इसी समय पर सेकेंडरी oocyte पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब में एंड रेस्ट करता है फॉर 24 to 48 आवर्स। इस समय इसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी पीरियड। इस समय पर अगर स्पर्म आ गया तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। आई होप इतना टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा। इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, समझ में ना आए, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे, फ़ोन कॉल पे। ठीक, नेक्स्ट है विड्रॉल मेथड और क्वाइटस इंटरप्टस। विड्रॉल कर ले रहे हैं किसी चीज़ को
और क्वाइटस को इंटरप्ट कर रहे हैं। क्वाइटस मैंने बताया था लास्ट टाइम पे, क्वाइटस क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स, कॉप्यूलेशन, ये क्या है? क्वाइटस है। हम कॉप्यूलेशन को इंटरप्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। देखो ये भी एक नेचुरल मेथड है। अब इसके बारे में समझना। देखो मेल के पेनिस के अंदर यूरेथ्रा होता है। मेल के पेनिस में क्या प्रेजेंट होता है? यूरेथ्रा। इसी यूरेथ्रा से सीमन बाहर आता है। इसी यूरेथ्रा से कौन बाहर आता है? सीमन। और इसी सीमन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पर्म। और यही स्पर्म है जो फ्यूज करते हैं। ठीक, अब देखो मेल के यूरेथ्रा से स्पर्म का बाहर आना या मेल के यूरेथ्रा से सीमन का बाहर आना क्या कहते हैं? इसे इजेकुलेशन। अब समझ, ध्यान से देखना। दोनों पार्टनर थे, मेल फीमेल आपस में सेक्स कर रहे थे। मेल का पेनिस वेजाइना में था, ठीक है। मेल के पेनिस के यूरेथ्रा से सीमन बाहर निकलने वाला था, मतलब इजेकुलेशन होने ही वाला था। मेल ने पेनिस अपना वेजाइना से बाहर निकाल लिया। सोचो क्या कह रहा हूं मैं। मेल के पेनिस से सीमन बाहर निकलने ही वाला था, यानी इजेकुलेशन होने ही वाला था। तो बिफोर इजेकुलेशन मेल ने क्या किया? अपना पेनिस विड्रॉल कर लिया, मतलब बाहर निकाल लिया फ्रॉम द वेजाइना। जैसे पेनिस को बाहर निकालेंगे सारा सीमन फीमेल की वेजाइना में जाने की बजाय कहाँ जाएगा? फीमेल की बॉडी के बाहर। अब देखो अगर ये सीमन पेनिस से निकल के फीमेल की बॉडी में चला जाता तो इसे क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। लेकिन वो तो हम चाहते ही नहीं है, हम इंसेमिनेशन को रोकना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर स्पर्म अंदर गया तो वो वर्म से मिलेगा, फ्यूज करेगा, प्रेगनेंसी होगी। तो मेल को क्या करना चाहिए? मेल को पेनिस को विड्रॉल कर लेना चाहिए फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजेकुलेशन। क्यों? जिससे इंसेमिनेशन ना हो पाए, मतलब वो सीमन फीमेल की वेजाइना में ना जा पाए। तो वही लिखा है, मेल शुड विड्रॉल हिज पेनिस जस्ट बिफोर इजेकुलेशन टू प्रिवेंट फ्रॉम इंसेमिनेशन। क्लियर हो गया? ऐसा करने से प्रेगनेंसी को होने से रोका जा सकता है। बट एक समस्या है। एक समस्या ये है कि इसके फेलियर के चांस बहुत हाई हैं। इसके फेल होने के, जो ये मेथड है, इस मेथड के सक्सेसफुल होने के चांस बहुत कम है। हाई फेलियर रेट है, ठीक है। ये बचा नहीं पाएगा प्रेगनेंसी को होने से। कैसे? ऐसा क्यों भाई? होता क्या है कि पेनिस से सीमन तो बाद में निकलता है, उससे पहले ही स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पर्म ऑलरेडी वेजाइना में जा चुके होते हैं। समझ में आया? पेनिस से इजैकुलेशन तो बाद में होगा, सीमन तो बाद में निकलेगा, उससे पहले ही स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पर्म ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द वेजाइना। ठीक है, वो कैसे? देखो यूरेथ्रा के दोनों तरफ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। के नाम सभी ने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड, ये अपना सिक्रीशन भी यूरेथ्रा के थ्रू बाहर रिलीज करते हैं, ठीक है। ऐसे समझो, ये पेनिस है, ये पेनिस का टिप है। जब पेनिस में इरेक्शन होता है, मतलब जब पेनिस हार्ड हो जाता है, तो उस समय पर कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन, मतलब इस ग्लैंड का सिक्रीशन पेनिस के टिप पर आ जाता है। और जब पेनिस वेजाइना में एंटर करेगा तो ये इसका केमिकल जो सिक्रीशन वो वेजाइना में पहले ही से एंटर कर जाएगा, और उस सिक्रीशन के अंदर स्पर्म है। तो बेटा जब ऐसा होगा तो स्पर्म अंदर पहुंच गए, नहीं पहुंच गए? और अभी इजैकुलेशन नहीं हुआ है, बिफोर इजैकुलेशन, ठीक है। तो देखो पेनिस में यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में कॉपर्स ग्लैंड, इसका सिक्रीशन कहाँ इकट्ठा हो गया? पेनिस के टिप पर। जब वेजाइना में पेनिस एंटर करेगा तो ये सिक्रीशन पहले ही पहुंच जाएगा, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पर्म, ठीक है। एंड दैट स्पर्म इज कैपेबल टू फर्टिलाइज द ओवम एंड कैन कॉज प्रेगनेंसी। क्लियर? तो ये पहले ही पहुंच जाएगा। तो वही लाइन लिखी है। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसका रीजन लिखा है, दिस मैथड हैज़ अ हाई फेलियर रेट ड्यू टू, रीजन लिखा है, लेकिन ये रीज़न मैंने थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है, वैसे तो बहुत आसान है, कुछ बच्चों के लिए टफ लगेगी। उसका रीज़न ये है कि सेम यही लाइन लिखी हुई आती है। मतलब मैं समझाता हूँ, देखो प्री इजैकुलेटरी इमिशन ऑफ स्पर्म, इमिशन हो रहा है स्पर्म का प्री इजैकुलेटरी फॉर्म में। मतलब क्या है? इजैकुलेशन से पहले प्री इजैकुलेटरी बोलते हैं,
इस प्री इजैकुलेटरी इमिशन ऑफ स्पर्म का मतलब हुआ कि इजैकुलेशन होने से पहले ही थोड़े से स्पर्म ऑलरेडी वेजाइना में जा चुके होते हैं एंड दे आर कैपेबल टू फर्टिलाइज द ओवम। तो इसके चांस बहुत ज़्यादा है। क्या और भी कोई कारण हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके फेल होने का रीज़न एक और भी हो सकता है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो पेनिस को वेजाइना से विड्रॉल करना, बाहर निकालना, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। कई बार ऐसा होता है मेल फेल हो जाता है इस काम में, क्योंकि वो इजैकुलेशन के टाइम को, उस माइनर से टाइम को चेक नहीं कर पाता, मेजर नहीं कर पाता है। ठीक है, होता क्या है कि कई बार इंटरकोर्स के टाइम पर मेल पेनिस को बाहर नहीं निकाल पाता इजैकुलेशन से पहले। ठीक है, तो उसकी वजह से भी इसके फेल होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो आई होप ये दो तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं लैक्टेशन एमेन्यूरिया। लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क का सिक्रीशन। लैक्टेशन का मतलब क्या है? मिल्क का सिक्रीशन। ठीक, आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो मदर होती है, चाइल्ड बर्थ के बाद मदर के ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट को के अंदर ही मेमरी ग्लैंड होती है, ब्रेस्ट कह दो या मेमरी ग्लैंड कह दो, मदर की जो मेमरी ग्लैंड है उसमें मिल्क का सिक्रीशन होता है। ठीक है, मिल्क की सिंथेसिस होती है, फॉर्मेशन होती है। कब? जब बेबी की बर्थ हो जाती है। खुद सोचो, देखो एक माँ है, वो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, कैसे पिलाएगी? जब मिल्क बनेगा। ठीक है, मिल्क कब बनता है? चाइल्ड बर्थ के बाद। पहले चाइल्ड बर्थ होती है, फिर मिल्क बनता है। ठीक है ना, चाइल्ड बर्थ होती है तो उसी के साथ साथ मिल्क भी बनता है। तो मेमरी ग्लैंड में बनेगा मिल्क, तो इस पीरियड को बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। और ये जो मिल्क का फॉर्मेशन और रिलीज है, ये हार्मोन के इन्फ्लुएंस से होता है, जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजिन, इसको HCG भी बोलते हैं। और एक होता है क्या कहते हैं उसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन किसे बोलेंगे? मिल्क को कौन रिलीज कराएगा आफ्टर चाइल्ड बर्थ फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड? तो आप बताओगे ऑक्सीटोसिन। इसको पिटोसिन और एक और भी नाम होता है इसका, बर्थ हार्मोन। ये चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प कराता है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बता रहा हूँ? लैक्टेशन का मतलब है मेमरी ग्लैंड में मिल्क का सिक्रीशन। लैक्टेशन का मतलब क्या है? मेमरी ग्लैंड में मिल्क का सिक्रीशन, ये लैक्टेशन है। अच्छा, दूसरी बात समझो, अगर मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहे, मतलब अपना दूध पिलाती रहे, तो लगातार ये लैक्टेशन पीरियड चलता रहेगा। होता क्या है, देखो मैं थोड़ा सा बना के बताता हूँ। इस तरह से होता है, ये डक्ट होती है, मेमरी ग्लैंड की डक्ट है, यहाँ पे एक फूला हुआ पार्ट होता है, इसे बोलते हैं एम्पुला। फिर एक डक्ट होती है और बहुत सारी डक्ट आगे निपल बनाती हैं। ठीक है, बेबी जब मिल्क सक करेगा तो मिल्क कहाँ से आएगा? यहाँ पर मिल्क स्टोर होता है, पीछे मेमरी ग्लैंड होती है, इसमें एल्वेलाई होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एल्वेलाई। तो यहाँ मिल्क बनेगा, वो इस डक्ट से होते इस एम्पुला में आएगा। ठीक, यहाँ मिल्क बनेगा और इस डक्ट से होते एम्पुला में आ जाएगा, यहाँ स्टोर हो जाएगा। जब बेबी को मिल्क पीना है तो वो निपल को सक करेगा, तो यहाँ से मिल्क जाएगा और बेबी पीता जाएगा। पर डे 1 to 1.5 मतलब 1 से 1.5 लीटर मिल्क पर डे बनता है। तो देखो, जो बेबी है मिल्क को सक करेगा तो एम्पुला से मिल्क आता जाएगा। ठीक है, जैसे ही मिल्क खत्म हो जाएगा, ये मेमरी ग्लैंड के जो एल्वेलाई हैं ये दोबारा से मिल्क बना लेंगे, फिर वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, होता क्या है, जब तक बेबी मिल्क सक करता रहेगा, पीता रहेगा, तब तक नया मिल्क बनता रहेगा। अगर उल्टा हो गया, बेबी ने मिल्क नहीं पिया, तो ये मिल्क यहीं पड़ा रहेगा और ये यहीं पे सूख जाएगा। कहते हैं ना, आपका दूध सूख गया है। ठीक है, कैंसर भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखें। अगर ये मिल्क सूख गया यहाँ से, मतलब बेबी ने पिया ही नहीं, यहाँ सूख गया, तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा, वो दूध बनाएगा ही नहीं। ब्रेन को सिग्नल जाएगा, हार्मोन बनेंगे नहीं, हार्मोन उतना काम नहीं करेंगे, तो ये मेमरी ग्लैंड मिल्क नहीं बनाएगी। तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहो, नया नया मिल्क बनता रहेगा। और जब तक ये लैक्टेशन का पीरियड चलता रहेगा, तब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? जब तक मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहेगी, मिल्क बनता रहेगा, और मिल्क बनने का मतलब लैक्टेशन पीरियड चलता रहेगा, तब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। और जब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो फिर प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं होगी। लेकिन ये मेथड केवल मैक्सिमम 6 मंथ तक के लिए ही एप्लीकेबल है।
तभी तक इफेक्टिव, उससे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। उसको देखो क्या बताया, ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड फुली प्रिवेंट फ्रॉम कंसेप्शन। अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहे तो वो आराम से प्रेगनेंसी से बच सकती है। क्यों? क्योंकि समय पे मेंस्ट्रुएशन होता ही नहीं है, लेकिन इफेक्टिव केवल 6 मंथ तक के लिए मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 मेथड पढ़े, नेचुरल मेथड थे, कंसेप्शन के थे, प्रेगनेंसी से रोकने के लिए थे। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, बैरियर मेथड। ठीक है बच्चों, चलिए इसके आगे देखते हैं।